तो क्या इन कंप्यूटरों ने कभी कोई क्वेश्चन नहीं दिया? इमरान ने कहा, हमने आज से 3 माह कबल वेस्टेज के चंद ड्रम व्हाइट पैलेस में पहुंचाए थे। उस वक्त मैं इन्हीं कंप्यूटरों पर ही काम कर रहा था कि अचानक एक कंप्यूटर ने क्वेश्चन दिया कि आसमान पर स्पाई सैटेलाइट मौजूद है। उस सैटेलाइट का पता चलते ही मैंने हर तरफ हाई पावर Z3 रेस का जाल फैला दिया था, जिसकी वजह से उस सैटेलाइट से न व्हाइट पैलेस को देखा जा सकता था और न ही उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता था। सरदावर ने कहा, स्पाई सैटेलाइट? ओ, क्या कंप्यूटर ने उस सैटेलाइट का कोई कोड मार्क किया था? इमरान ने चौंकते हुए कहा, कोड? ओ हाँ, एक कोड मार्क हुआ था। सरदावर ने चौंकते हुए कहा, क्या कोड था वो? इमरान ने पूछा तो सरदावर ने याद करते हुए इमरान को कोड बता दिया। ओ, ये इसराइल का SB-900 सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट में ताकतवर टेलीस्कोप के साथ इंतहाई जदीद क्विक कैप्चर कैमरे नस्ब किए गए हैं, जो एक लम्हे के 1000वें हिस्से में किसी भी मकाम की तस्वीरें खींच लेते हैं। इनमें ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं जो ब्लास्ट ट्राइन रेजेस की वजह से किसी भी कीमियाई मवाद की निशानदेही करके उनकी तवज्जो इन रेजेस की तरफ मबजूल कर देते हैं और वो सेंसर मुतारिक होकर फौरन उस मकाम की तस्वीरें ले लेते हैं। पूरी दुनिया में कीमियाई असले की लेबोरेटरियों और असले के जखीरों को स्पाई सैटेलाइट से छुपाने के लिए अमूमन ब्लास्ट ट्राइन रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसराइल ने इन रेजेस का तोड़ निकालकर खला में एक नया स्पाई सैटेलाइट छोड़ा था। जब वो सैटेलाइट पाकिस्तान से गुजरा होगा तो ब्लास्ट ट्राइन रेजेस की वजह से उसके सेंसर हरकत में आ गए होंगे और कैमरों ने व्हाइट पैलेस की तस्वीर ले ली होगी। इससे पहले के सैटेलाइट के कैमरे मजीद तस्वीरें बनाते या उस मकाम की लोकेशन नोट करते, आपने फौरन हाई पावर Z3 रेजेस का जाल फैला दिया था, जिसकी वजह से सैटेलाइट इस मकाम को लोकेट नहीं कर सका होगा। इमरान कहता चला गया, ओ, तुम्हें सैटेलाइट की इस कदर तफसीलात कहाँ से मिली है? सरदावर ने इमरान की जानिब हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, इन मामलात में चीफ के हाथ बहुत लंबे हैं। वो अगर ऐसी मालूमात न रखे तो उसे चीफ कौन कहेगा? कुछ अरसा पहले चीफ ने मुझे इस खलाई स्टेशन का टास्क दिया था। मैं इस सिलसिले में इसराइल जाने वाला था, मगर चंद मसरूफियात की वजह से इस मामले को क्लोज कर दिया गया था। चीफ ने इस स्पाई सैटेलाइट पर मुझे ब्रीफ किया था। अब लगता है हमें इस मिशन पर काम करना ही पड़ेगा, वरना इसराइल स्पाई सैटेलाइट के जरिए न जाने किस किस मकाम और अहम तंसीबात की तस्वीरें हासिल कर ले। अब हर जगह तो हाई पावर Z3 रेस का जाल नहीं फैलाया जा सकता। इमरान ने सरदावर को तफसील बताते हुए कहा, हाँ, ये तो है। हमारे लिए यही सनसनीखेज बात है कि व्हाइट पैलेस की तस्वीर इसराइल तक पहुंच गई है। अगर इसराइली एजेंटों ने व्हाइट पैलेस को ट्रेस करने और उसे तबाह करने के लिए काम करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान में हर तरफ खौफनाक तबाही फैल जाएगी। इस तबाही को रोकना बेहद जरूरी है। सरदावर ने परेशान होते हुए कहा, आप बेफिक्र रहे, इसराइल अपने मजमूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। इमरान ने ठोस लहजे में कहा, इंशाअल्लाह, मैं जानता हूँ जब तक हमारे मुल्क में तुम जैसे सपूत जिंदा है, कोई हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकता। सरदावर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमने दूसरों की आंखों से मैल निकालने का ठेका जो ले रखा है। इमरान ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा तो सरदावर बेख्तियार हंस पड़े। फिर इमरान ने सरदावर से मजीद चंद बातें की और फिर उनसे इजाजत लेकर वो लेबोरेटरी से निकल आया। अब वो अपनी स्पोर्ट्स कार में दानिश मंजिल की तरफ उड़ा जा रहा था। उसे अब जूलिया की फिक्र थी जो ब्लैक जैक के कब्जे में थी। ब्लैक जैक जो मरने के बाद न जाने किस तरह जिंदा हो गया था और अब वो पाकिस्तान में इस इरादे से आया था। ये इमरान के लिए जानना बेहद जरूरी था। इसके अलावा अभी उसे उन अफराद को भी ट्रेस करना था जिनके पास व्हाइट पैलेस की तस्वीर थी। अब ये बात साफ हो गई थी कि इनका ताल्लुक इसराइल से है और वो इसराइली एजेंट थे। इमरान के सामने अब 2 महाज थे, एक ब्लैक जैक का और दूसरा इसराइली एजेंटों का। ब्लैक जैक इस कदर सुपर पावर बनकर खुश भी था और परेशान भी। उसे खुशी इस बात की थी कि जीरो लैंड वालों ने उसे वाकई इस कदर अनोखी और हैरत अंगेज सलाहियतों का मालिक बना दिया था जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। जीरो लैंड के साइंसदानों ने उसके जिस्म में जादूगरों जैसी सलाहियतें पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से वो खुद को नाकाबिल तस्कीर इंसान समझना शुरू हो गया था। जबकि उसे इस बात का गम था कि पहले वो हर काम अपनी मर्जी और आजादी से करता था, लेकिन अब वो जीरो लैंड वालों का गुलाम बन गया था। उसकी जिंदगी की बागडोर सुप्रीम कमांडर के हाथों में थी। वो चाहता तो उसके दिमाग में मौजूद कंप्यूटराइज्ड चिप के जरिए उसे भयानक मौत मार सकता था। ब्लैक जैक ने अपने जिस्म में पैदा की जाने वाली तमाम तब्दीलियों के टेस्ट लिए थे और यही वजह थी कि वो खुद को सुपीरियर समझने लगा था। तमाम टेस्ट ओके होने के बाद ब्लैक जैक को एक जजीरे में भेज दिया गया। इस जजीरे पर जीरो लैंड का एक ऑप्शनल हेडक्वार्टर था। उस हेडक्वार्टर में दुनिया के बड़े बड़े एजेंट्स थे जिन्हें पूरी दुनिया से चुन चुन कर वहाँ लाकर इकट्ठा किया गया था। इन तमाम एजेंट्स के माइंड ब्लैंक करके जीरो लैंड वाले उन्हें अपना वफादार बनाते थे और उस हेडक्वार्टर में उनकी ट्रेनिंग की जाती थी। ब्लैक जैक को इस हेडक्वार्टर का इंचार्ज बना दिया गया था। इतने बड़े हेडक्वार्टर का इंचार्ज बनकर ब्लैक जैक खुश हो गया था। उसे वहाँ आजादी से काम करने की इजाजत दे दी गई थी और ब्लैक जैक को वहाँ ऐसी मिराद दी गई थी जिनका वो तस्वुर भी नहीं कर सकता था। इस ऑप्शनल हेडक्वार्टर का नाम उसके इंचार्ज के नाम पर रखा गया था। इस हेडक्वार्टर का साबिका इंचार्ज डॉक्टर फरास्को था।
इसलिए इसे फ्रांस्को हेडक्वार्टर कहा जाता था। लेकिन फिर डॉक्टर फ्रांस्को जीरोलैंड के एक खुसूसी मिशन पर काम करते हुए एक्रीमिया की एक सरकारी एजेंसी के हाथों मारा गया था। जीरोलैंड वाले इस हेडक्वार्टर का इंचार्ज उस एजेंट को बनाते थे जो दूसरे तमाम एजेंटों से पावरफुल और बेपनाह खुसूसियात का मालिक होता था, और इसी तमाम खुसूसियात ब्लैक जैक पे थी। और फिर जीरोलैंड वालों ने ब्लैक जैक में जो मजीद खुसूसियात पैदा की थी, उससे ब्लैक जैक को सुपर पर्सन और नाकाबिल तस्कीर बना दिया गया था। इसलिए इस हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी ब्लैक जैक को सौंप दी गई थी, और अब इस हेडक्वार्टर का नाम ब्लैक जैक हेडक्वार्टर था। हेडक्वार्टर में आकर ब्लैक जैक ने वहाँ चंद बुनियादी तब्दीलियां की थी और वहाँ का तमाम निजाम खुश असलूबी से संभाल लिया था। अब बड़े बड़े एजेंट्स का कंट्रोल ब्लैक जैक के हाथों में था। सुप्रीम कमांडर की हिदायत के मुताबिक किसी एजेंट को किसी मुल्क में कब और किस मिशन पर भेजना होता था, ब्लैक जैक इस मुनासिबत से उस एजेंट को तैयार करता था और उसकी ट्रेनिंग करता था। ब्लैक जैक की सलाहियतों की फाइनल चेकिंग के लिए सुप्रीम कमांडर ने उसे पाकिस्तान में एक मिशन मुकम्मल करने के लिए हिदायत दी थी। उसका मिशन पाकिस्तान के एक साइंसदान को अगवा करने का था। पाकिस्तान के इस साइंसदान का नाम डॉक्टर नदीमुद्दीन था, जिनका नाम एटॉमिक टेक्नोलॉजी के माहिर सरदावर के बाद आता था। डॉक्टर नदीमुद्दीन ने पाकिस्तान के दिफा के लिए बहुत काम किया था। उन्हें चूंकि मिसाइल एक्सपर्ट का दर्जा हासिल था, इसलिए उन्हें पाकिस्तान में एक लेबोरेटरी का इंचार्ज बना दिया गया था, जहां वो पाकिस्तान के लिए दिन रात नए से नए और इंतहाई ताकतवर मिसाइल बनाने में मसरूफ रहते थे, जिसकी वजह से वो जीरोलैंड वालों को अरसे से खटक रहे थे और वो उन्हें हर सूरत में हलाक करना चाहते थे। डॉक्टर नदीमुद्दीन किस साइंसी लेबोरेटरी में काम करते थे, उनकी पहचान क्या थी और उनकी रिहाइशगाह कहाँ थी, इसके बारे में ब्लैक जैक को कुछ नहीं बताया गया था। डॉक्टर नदीमुद्दीन को पाकिस्तान जाकर ब्लैक जैक ने खुद ही तलाश करना था और उन्हें अगवा करना था, जिसके लिए ब्लैक जैक रजामंद हो गया था। ब्लैक जैक इस मिशन के साथ साथ इमरान से भी टकराना चाहता था। उस इमरान की वजह से वो एक तो हलाक होते होते बचा था, दूसरा उसकी वजह से उसे जीरोलैंड का वफादार बनने पर मजबूर होना पड़ा था, जिसकी वजह से ब्लैक जैक के दिल में इमरान के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। वो चाहता था कि इस मिशन के साथ साथ वो इमरान से भी टकराएगा और उसे हलाक करके अपना इंतकाम लेगा। हेडक्वार्टर के नज़्म नस्क को संभालने के कुछ दिनों बाद सुप्रीम कमांडर ने ब्लैक जैक को पाकिस्तान में अपना मिशन मुकम्मल करने के अहकाम दे दिए। चुनांचे ब्लैक जैक फेग्रास में सवार होकर पाकिस्तान पहुंच गया। फेग्रास एक जदीद और इंतहाई ताकतवर रॉकेट था, खलाई रॉकेटों से कहीं ज्यादा तेज और अनोखा था। इस रॉकेट को न किसी मुल्क का रडार चेक कर सकता था और न ही इसे किसी मिसाइल से हिट किया जा सकता था। तेज रफ्तार होने की वजह से हजारों किलोमीटर का फासला फेग्रास से घंटों में तय किया जा सकता था। ब्लैक जैक फेग्रास से पाकिस्तान की दारुल हुकूमत की मशरिकी पहाड़ियों में उतरा था। फेग्रास से निकलकर उसने फेग्रास को आसमान की वसतों में भेज दिया था। उसका कंट्रोल ब्लैक जैक के पास था। जरूरत पड़ने पर वो उसे आसानी से वापस जमीन पर ला सकता था। फिर ब्लैक जैक दारुल हुकूमत में पहुंच गया। उसने एक मकामी नौजवान का रूप बदल रखा था। उसने एक 5 स्टार होटल में फर्जी नाम से कमरा बुक कराया और फिर वो डॉक्टर नदीमुद्दीन के बारे में मालूमात इकट्ठी करने में मसरूफ हो गया। डॉक्टर नदीमुद्दीन को अगवा करने के साथ साथ ब्लैक जैक को पाकिस्तान में जीरोलैंड के 3 बड़े एजेंट्स को भी तलाश करने का हुक्म दिया गया था। वो एजेंट्स संघे, थ्रेसिया और मादाम शीतारा थे, जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की तहवील में थे। ब्लैक जैक को हिदायत दी गई थी कि वो इन तीनों एजेंट्स तक भी पहुंचने की कोशिश करे और जैसे ही मुमकिन हो उन तीनों को वापस जीरोलैंड भेज दे, क्योंकि जीरोलैंड को उन तीनों ज़हीन एजेंट्स की बेहद जरूरत थी। ब्लैक जैक ने सबसे पहले उन तीनों एजेंट्स को तलाश करने का प्रोग्राम बनाया था। उसे बताया गया था कि मादाम शीतारा के साथी संगी और थ्रेसिया तक पहुंच गए थे, मगर उनकी एक गलती की वजह से वो इमारत तबाह हो गई जहां इमरान ने उन्हें कैद कर रखा था। संगी और थ्रेसिया को इंतहाई जख्मी हालत में किसी अस्पताल में पहुंचा दिया गया था, जहां उनके जख्मों का इलाज करने के बाद उन्हें इमरान ने फिर किसी खुफिया जगह ले जाकर छुपा दिया था। जीरोलैंड के पास ये इंफॉर्मेशन भी थी कि इमरान ने उन दोनों को जहां ले जाकर छुपाया था, उसके बारे में इमरान का एक बॉडीगार्ड जोसेफ जानता था। जोसेफ के बारे में ब्लैक जैक के पास भी मालूमात थी। पिछली बार जब वो क्लॉस्टा के साथ पाकिस्तान आया था तो उसने इमरान के साथ उस देव हिकल जोसेफ को भी देखा था। उस अफ्रीकी नजात देव हिकल को तलाश करना ब्लैक जैक के लिए कुछ मुश्किल साबित न हुआ था, क्योंकि उस जैसे कदो कामत के सियाह फार्म पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं थे। ब्लैक जैक ने उस देव हिकल जोसेफ को कार में एक सड़क पर से गुजरते देखा था, जो शायद किसी काम से जा रहा था। ब्लैक जैक ने कार हायर कर रखी थी। उसने जोसेफ का ताक्कुब किया और वो उसकी रिहाइशगाह तक पहुंच गया। महलनुमा इमारत जिसके गेट की साइड वाली दीवार पर राना तहूर अली संदूकी लिखा हुआ था। ब्लैक जैक ने उस इमारत को देख लिया था। उसने उस इमारत में दाखिल होने और जोसेफ पर हाथ डालने का प्रोग्राम बना लिया। ब्लैक जैक के जिस्म में चूंकि ऐसी खुसूसियात पैदा कर दी गई थी कि वो जिसका चाहे आसानी से रूप बदल सकता था, इसलिए अब उसे किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसने इमरान का रूप बदला और फिर वो राना हाउस में पहुंच गया। ब्लैक जैक ने चूंकि मुकम्मल तौर पर इमरान का रूप धार रखा था, इसलिए जोसेफ ने उसे
इमरान समझकर उसके लिए गेट खोल दिया था। ब्लैक जैक इमरान के बोलने के अंदाज और उसके रंग ढंग से बखूबी वाकिफ था, इसलिए उसका ख्याल था कि वो आसानी से जोसेफ को संभाल लेगा। मगर जोसेफ भी जोसेफ था, वो अफ्रीका के कबीलों में पला बड़ा था। उसने लम्हों में पहचान लिया था कि वो उसका बॉस इमरान नहीं है। तब ब्लैक जैक ने उसे बेहोश करके बांध दिया था। फिर वहाँ जूलिया पहुंच गई। ब्लैक जैक इस लड़की को पहचानता था कि वो सीक्रेट सर्विस के लिए काम करती है, लेकिन उसे चूंकि उसका नाम मालूम नहीं था, इसलिए उसने संभल कर उससे बातें की थी और फिर मौका मिलते ही उसने जूलिया को भी बेहोश करके बांध दिया था। फिर ब्लैक जैक की नजर जूलिया के रिस्ट वॉच पर पड़ी तो वो उसे देखते ही पहचान गया कि वो घड़ी असल में वॉच ट्रांसमीटर है। ब्लैक जैक को वॉच ट्रांसमीटर के फंक्शंस का इल्म था, मगर वो उस फ्रीक्वेंसी के बारे में ला इल्म था जिस पर सीक्रेट सर्विस के मेंबरान एक दूसरे से बात करते थे। ब्लैक जैक ने उस वॉच ट्रांसमीटर को मजीद चेक किया तो उसे मालूम हो गया कि वॉच ट्रांसमीटर पर चंद मखसूस फ्रीक्वेंसियां फिक्स थी। ब्लैक जैक ने कुछ सोचकर उनमें से चंद फ्रीक्वेंसियों पर कॉल की तो पहले उसका नुमानी से राब्ता हुआ। सीक्रेट सर्विस के मेंबरों को वॉच ट्रांसमीटर के नंबरों से मालूम हो जाता था कि कौन कॉल कर रहा है, इसलिए वो फौरन अपना तारुफ कराते थे। नुमानी से कॉल मिलते ही ब्लैक जैक ने उससे जूलिया के लहजे में बात की। उसके दिमाग में लगी कंप्यूटराइज चिप में यह खुसूसियत भी थी कि वो अब एक बार जिसकी आवाज सुन लेता था, बिल्कुल वैसी ही आवाज निकालना उसके लिए मुश्किल नहीं होता था। ब्लैक जैक ने नुमानी को राना हाउस में बुला लिया। इसी तरह उसने सिद्दीकी और तनवीर को भी राना हाउस पहुंचने का कहा। जब उसने चौथी कॉल मिलाई तो उसका इमरान से राब्ता हो गया। इमरान की आवाज सुनकर ब्लैक जैक के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। इमरान को उसने अपने जिंदा होने के बारे में बता दिया था और फिर उसने इमरान की अहमकाना बातों से चिढ़कर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया था। अलबत्ता इमरान ने उसे घोस्ट का जो नाम दिया था उसे बेहद पसंद आया था। ब्लैक जैक के जिस्म में जो नई तब्दीलियां की गई थी वो वाकई भूतों जैसी ही थी। कोई भी रूप बदलना, गायब होना, किसी असले का उसके जिस्म पर असर न करना और कंप्यूटराइज जहन की वजह से वो वाकई माफूकुल फितरत इंसान बन गया था। इसलिए ब्लैक जैक ने अपना कोड नाम घोस्ट रखने का फैसला कर लिया था। उसने इमरान को नहीं बताया था कि वो कहाँ है। इमरान का सामना करने के लिए उसने इमरान को 48 घंटों का वक्त दिया था। इस दौरान वो अपने बाकी काम निपटाना चाहता था। उसने सोच लिया था कि इमरान के साथ साथ वो उसके तमाम साथियों को भी हलाक कर देगा। अब शोमई किस्मत में इमरान खुद ही उसके हाथ आ रहे थे तो वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। जोसेफ और जूलिया को उसने खास तौर पर ऐसी तारों से बांधा था कि वो आसानी से खुद को आजाद न करा सके। उनके जिस्मों पर जो बारीक तार लपेटी गई थी, अगर वो जोर लगाते तो तार उनके जिस्मों में उतर जाती और उनकी हड्डियों तक को काट देती। इसलिए ब्लैक जैक उनकी तरफ से मुतमईन था। ब्लैक जैक चूंकि एक ज़हीन साइंसदान था, इसलिए राना हाउस में मौजूद हिफाजती इंतजाम देखकर वो चौंक पड़ा था। उसने ब्रीफ केस से चंद साइंसी आलात निकाले और फिर उसने राना हाउस के दरों दीवारों को चेक करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसे मालूम हो गया कि ये सीक्रेट सर्विस का आर्जी हेडक्वार्टर है। वहाँ तहखाने भी थे और कंट्रोल रूम भी। ब्लैक जैक ने अपनी तवज्जो कंट्रोल रूम की तरफ मबजूल की और वहाँ मौजूद मशीनरी को समझना शुरू हो गया। उसने आलात से चेक किया तो उसे मालूम हुआ कि तहखानों के नीचे भी 2 तहखाने थे, लेकिन उन तहखानों को ओपन करने का उसे तरीका मालूम नहीं हो रहा था, जबकि ऊपर वाले तहखानों तक वो पहुंच गया था। उसने कुछ सोचकर जोसेफ और जूलिया को उठाकर तहखाने में मौजूद कमरे में बंद कर दिया था, जिसके दरवाजे पर ब्लैक रूम लिखा हुआ था। फिर उसने बारी बारी सीक्रेट सर्विस के दूसरे मेंबरान को भी कॉल की और जूलिया की आवाज में उन सबको राना हाउस आने का कहा। ये इत्तेफाक ही था कि जूलिया के वॉच ट्रांसमीटर से X2 की फ्रीक्वेंसी आउट हो गई थी, जिसे जूलिया ने अभी तक रिफ्रेश नहीं किया था। यही वजह थी कि ब्लैक जैक का X2 से राब्ता नहीं हुआ था। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद राना हाउस के गेट पर 2 कारें आकर रुकी। ब्लैक जैक ने कंट्रोल रूम में मौजूद स्क्रीन पर देखा, बाहर 2 नौजवान मौजूद थे। ब्लैक जैक ने कंट्रोल रूम से गेट खोल दिया तो दोनों कारें अंदर आ गई। कारों के अंदर आते ही ब्लैक जैक ने गेट बंद कर दिया। आने वाले नुमानी और सिद्दीकी थे। वो दोनों जैसे ही कार से निकले, ब्लैक जैक ने कंट्रोल रूम से उन पर एक रेस फायर करके उन्हें बेहोश कर दिया। फिर कंट्रोल रूम से निकलकर वो बाहर आया और उन दोनों को बारी बारी उठाकर तहखाने में ले गया और उन दोनों को दूसरे रूम में बंद कर दिया। उन दोनों को उसने तार से नहीं बांधा था, अब उसे दूसरे मेंबरान का इंतजार था। वो कंट्रोल रूम में बैठा मुख्तलिफ मशीनें ऑन करके उनकी स्क्रीनें चेक कर रहा था कि उसी लम्हे एक मशीन का एक बटन प्रेस करते ही स्क्रीन का मंजर बदल गया। स्क्रीन पर एक कमरा नजर आ रहा था। वो फौलादी कमरा था। कमरा चारों तरफ से सील्ड था। इस सील्ड कमरे में क्या हो सकता है, ब्लैक जैक ने कहा और फिर उसने जल्दी जल्दी मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने और डायल घुमाने शुरू कर दिए, लेकिन स्क्रीन पर कमरे का मंजर ओपन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ब्लैक जैक परेशान हो गया था। क्या मामला है? स्क्रीन पर फौलादी कमरे का अंदरूनी मंजर ओपन क्यों नहीं हो रहा? ब्लैक जैक ने होंठ पीटते हुए कहा। उसने एक बार फिर मशीन को चेक किया, फिर वो अपनी ताकतवर आंखों से मशीन के अंदर झांककर उसके फंक्शन को देखने लगा।
उसके दिमाग में मौजूद कंप्यूटराइज्ड चिप उसे मशीन के पेचीदा निजाम के बारे में मालूमात दे रही थी, लेकिन इस मशीन को न जाने किस तरह से एडजस्ट किया गया था कि कोशिश के बावजूद ब्लैक जैक के दिमाग की कंप्यूटराइज्ड चिप उसका फंक्शन मुकम्मल तौर पर रीडिंग न कर पा रही थी। ब्लैक जैक दिमाग की कंप्यूटराइज्ड चिप से मिलने वाली हिदायत के तहत बार बार मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करते हुए डायल घुमाता जा रहा था। काफी देर वो इस तरह कोशिश करता रहा, फिर उसने मशीन का एक बटन प्रेस किया तो स्क्रीन पर अचानक एक धमाका सा हुआ। एक लम्हे के लिए स्क्रीन पर फौलादी कमरे का मंजर उभरा, मगर फौरन गायब हो गया। ये देखकर ब्लैक जैक ने अपनी तवज्जो उस बटन की तरफ मबजूल की और उसके इर्द गिर्द मौजूद बटनों को प्रेस करने लगा। फिर उसने चंद डायल घुमाए तो अचानक स्क्रीन पर एक बार फिर कमरे का मंजर उभर आया, मगर कमरे का अंदरूनी मंजर धुंधला धुंधला सा था। ब्लैक जैक ने अब अपनी तवज्जो स्क्रीन के नीचे लगे हुए डायलों की तरफ कर दी। वो आहिस्ता आहिस्ता डायल घुमाता जा रहा था और स्क्रीन का धुंधलापन खत्म होता जा रहा था। स्क्रीन पर एक बार फिर धमाका हुआ और फिर अचानक स्क्रीन पर कमरे का अंदरूनी मंजर वाज़ह हो गया। जैसे ही ब्लैक जैक की नजरें कमरे पर पड़ी, वो बेख्तियार चौंक उठा और उसकी आंखों में बेपनाह हैरत लहराने लगी। स्क्रीन पर जो कमरा नजर आ रहा था वो खासा बड़ा और जरूरत के हर सामान से आरास्ता था। उस कमरे की दीवारें, फर्श और छत फौलादी थी। कमरे के दरमियान में एक शख्स फर्श पर दोनों टांगे गर्दन में फंसाए योगा की मखसूस वर्जिश कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी और उसके हाथों की उंगलियां जमीन पर टिकी हुई थी। उन उंगलियों के बल पर उसने खुद को जमीन से तकरीबन 3 इंच ऊपर उठा रखा था। ब्लैक जैक उस शख्स का चेहरा देखकर चौंका था। उसने तेजी से एक डायल घुमाया और स्क्रीन के करीब लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। उसी लम्हे स्क्रीन पर धमाका हुआ और योगा की मशक करने वाले शख्स का चेहरा स्क्रीन पर क्लोज हो गया। संघी, ओ ये तो संघी है, ब्लैक जैक के मुंह से निकला। उसने डायल घुमाकर और मुख्तलिफ बटन प्रेस करके कमरे को गौर से देखा। कमरा वाकई फौलादी था और वहाँ उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो इमरान ने इसे यहाँ कैद कर रखा है, ब्लैक जैक ने सरसराते हुए लहजे में कहा। उसने मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाए और डायल को घुमाया तो स्क्रीन पर फिर धमाका सा हुआ और स्क्रीन का मंजर बदल गया। स्क्रीन पर पहले जैसा एक और कमरा नजर आने लगा, जहाँ 2 खूबसूरत लड़कियां कुर्सियों पर बैठे बातें कर रही थी। उनमें एक लड़की का दाया बाजू उसकी कोहनी तक गायब था। ब्लैक जैक ने उन दोनों को देखते ही पहचान लिया। वो दोनों थ्रेसिया और मादाम शितारा थी। इमरान ने संघी को अलग और उन दोनों को अलग मगर एक ही कमरे में कैद कर रखा था। जीरो लैंड में चूंकि ब्लैक जैक को उन सब की बाकायदा तस्वीरें दिखाई गई थी, इसलिए ब्लैक जैक उन्हें देखते ही पहचान गया था। गुड शो, रियली इमरान, गुड शो। तुमने इन तीनों को जिस तरह कैद कर रखा है, वाकई यहाँ से इनके लिए निकलना नामुमकिन है। ये तो इत्तेफाकी है जो मुझे ये तीनों नजर आ गए हैं, वरना मैं इनकी तलाश में न जाने कहां टकरे मारता रहता, ब्लैक जैक ने कहा। उसने स्क्रीन ऑफ की और एक बार फिर मशीन को गौर से देखने लगा। फिर वो उस मशीन के साथ लिंक छोटी मगर मकरूती शक्ल की मशीन की तरफ बढ़ा। वो मशीन बंद थी। ब्लैक जैक कुछ देर गौर से उस मशीन को देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर आसूदा सी मुस्कुराहट आ गई। तो ये है वो मशीन जिससे इमरान संघी, थ्रेसिया और मादाम शितारा के कमरों को ओपन और क्लोज करता है, ब्लैक जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मशीन को ऑन किया और फिर वो उसके मुख्तलिफ बटन प्रेस करता चला गया। मशीन से घरर घरर की आवाजें निकलने लगी। ब्लैक जैक ने उस मशीन से अलग पड़ी चंद तारों को बड़ी मशीन के मखसूस सॉकेटों में लगाकर लिंक किया और फिर बड़ी मशीन के पास आकर उसने स्क्रीन ऑन कर दी। उसने मशीन का एक बटन प्रेस किया तो अचानक संघी के कमरे और दूसरे कमरे की दरमियानी दीवारें जमीन में धंसती चली गई। दोनों कमरे चूंकि साथ साथ थे, इसलिए दीवार के हटते ही वो एक बड़े कमरे में तब्दील हो गए। दीवार को इस तरह जमीन में धंसते देखकर मादाम शितारा और थ्रेसिया कुर्सियों से यकदम उठ खड़ी हुई थी और संघी की आंखें भी खुल गई थी। थ्रेसिया और मादाम शितारा तेजी से संघी के करीब आ गई। संघी ने फर्श पर बैठकर अपनी दोनों टांगे गर्दन से निकाली और उठकर खड़ा हो गया। वो तीनों हैरानी से इधर उधर देख रहे थे। ब्लैक जैक ने स्क्रीन के नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो अचानक उसके कानों में एक तहिरज़दा आवाज सुनाई दी। संघी, तुम जिंदा हो। मैं और मादाम शितारा समझ रही थी कि इमरान ने तुम्हें हलाक कर दिया है। ये आवाज थ्रेसिया की थी और मैं समझ रहा था इमरान ने तुम्हें हलाक कर दिया है, मगर मादाम शितारा ये यहाँ क्या कर रही है? संघी ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसे भी इमरान और उसके साथियों ने गिरफ्तार कर लिया था, थ्रेसिया ने कहा। और फिर वो संघी को बताने लगी कि मादाम शितारा पाकिस्तान में किस मकसद के लिए आई थी और इमरान और उसके साथियों ने उसे कैसे गिरफ्तार किया था। ब्लैक जैक भी खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। इस इमरान में तो वाकई किसी बड़े शैतान की बदरू घुसी हुई है। वो इस कदर शातिराना चाले चलता है कि बड़े से बड़ा शैतान उससे मात खा जाता है। मुझे तो लग रहा है जैसे अब हम तीनों की जिंदगी उसकी कैद में ही कटेंगी, संघी ने कहा। उसके लहजे में मायूसी का उनसर था। ये पहला मौका है जब हम फरार होने के लिए कुछ नहीं कर सके। इमरान ने इस मर्तबा हमें कैद करने का वाकई फुल प्रूफ इंतजाम कर रखा है।
पहले हम किसी पहाड़ी गार में कैद थे और जंजीरों से बंधे हुए थे, और अब न जाने ये कौन सी जगह है। हर तरफ फौलादी दीवारें ही हैं। हम यहाँ से निकले भी तो कैसे? थ्रेसिया ने कहा। काश मेरे पास मेरा हाइपर सिस्टम होता, फिर मैं देखती ये फौलादी दीवारें किस तरह मेरा रास्ता रोकती हैं। मगर अफसोस, इमरान ने मेरा मशीनी बाजू मुझसे अलग करके मुझे हकीकतन माजूर बना दिया है। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मादाम सितारा ने कहा। लेकिन ये अचानक दरमियानी दीवार हट कैसे गई? क्या इमरान हम तीनों को आपस में मिलाना चाहता है? मगर क्यों? संगी की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। ब्लैक जैक ने मशीन का एक बटन प्रेस किया तो मशीन का एक खाना खुला और उसमें से एक माइक निकलकर बाहर आ गया। अगर तुम तीनों की बातें खत्म हो चुकी हो तो मैं तुमसे कुछ कहूँ, ब्लैक जैक ने माइक का बटन ऑन करते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर वो तीनों उछल पड़े। तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज इमरान की आवाज तो नहीं है। संगी ने हैरानी से इधर उधर देखते हुए कहा। मैं इमरान नहीं हूँ, ब्लैक जैक ने कहा। तो फिर कौन हो तुम? थ्रेसिया ने तेज लहजे में कहा। घोस्ट, ब्लैक जैक ने कहा। तो वो तीनों एक बार फिर चौंक पड़े। घोस्ट, क्या मतलब? क्या ये तुम्हारा नाम है? मादाम सितारा ने कहा। हाँ, मैं तुम्हारी तरह जीरो लैंड का एजेंट हूँ, सुप्रीम एजेंट। मेरा असली नाम ब्लैक जैक है और कोड नाम घोस्ट है, ब्लैक जैक ने कहा। ब्लैक जैक, घोस्ट, लेकिन इस नाम का तो जीरो लैंड में कोई एजेंट नहीं है। फिर तुम? मादाम सितारा ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे हाल ही में जीरो लैंड ले जाया गया था, ब्लैक जैक ने कहा। और फिर उसने उन्हें अपने बारे में तफसील बतानी शुरू कर दी। उसने उन्हें ये नहीं बताया था कि वो पहले भी इमरान से टकरा चुका है और जीरो लैंड के सुप्रीम कमांडर ने उसे ऐन उसी वक्त बचाया था जब वो इमरान की वजह से यकीनी मौत का शिकार बनने वाला था। उसने इन तीनों को अपनी जिस्मानी तब्दीलियों के बारे में सब कुछ बता दिया था। ओ, तो फ्रांस्को हेडक्वार्टर का चीफ तुम्हें बना दिया गया है? थ्रेसिया ने उसके खामोश होने पर कहा। हाँ, अब उसका नाम ब्लैक जैक हेडक्वार्टर है। वहाँ मौजूद तमाम एजेंट्स के साथ साथ मैं तुम तीनों को भी चीफ बन चुका हूँ, ब्लैक जैक ने फकराना लहजे में कहा। संगी के मुंह से गुर्राहट भरी आवाज निकली। शायद ब्लैक जैक का चीफ बनने का फैसला उसे नागवार गुजरा था। मादाम सितारा और थ्रेसिया के चेहरों पर भी गुस्से और नागवारियत के तासुरात उभर आए थे। क्या तुम मुझे चीफ मानने से इनकार कर सकते हो? ब्लैक जैक ने उनके चेहरों पर नागवारियत के तासुरात देखकर पूछा। नहीं, अगर ये सुप्रीम कमांडर का फैसला है तो हम उसके हुक्म की सरताबी कैसे कर सकते हैं? संगी ने फौरन कहा। गुड शो। थ्रेसिया और सितारा, तुम क्या कहती हो? ब्लैक जैक ने कहा। सुप्रीम कमांडर का हुक्म हमारे लिए मुकद्दम है, उन दोनों ने कहा। गुड, वेरी गुड, ब्लैक जैक ने मसरत भरे लहजे में कहा।